Dear students, we are having this question number 39. Two springs have their force constant as K1 and K2, where K1 is greater than K2. तो दो स्प्रिंग्स हैं हमारे पास जिनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट हैं वो बच्चों अलग दिए हुए हैं, और पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दूसरी स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट से ज्यादा है, ठीक है। व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स, दोनों के लिए हमने सेम फोर्स अप्लाई करी कंप्रेशन करने के लिए या बेसिकली एक्सपेंशन करने के लिए। तो क्या पूछ रहे हैं, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स इन केस ऑफ बोथ द स्प्रिंग्स। बेसिकली वर्क डन कंपेयर करा है चारों ऑप्शन में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप हमेशा याद रखिए, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा वो सेम फोर्स पर, अगर दो स्प्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है वो सेम फोर्स पर ज्यादा वर्क डन कर रही होगी, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं, लेकिन ये जो मैंने बात बताई है आइंदा के लिए आप इसको याद रखेंगे हमेशा से कि अगर फोर्स सेम है, दो अलग अलग स्प्रिंग्स हैं, अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट हैं, तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा सेम फोर्स पर वो वर्क डन ज्यादा कर रही होगी, ठीक है। अगर सेम आपके स्ट्रेच किया गया है, सेम एक्सपैंड किया गया है या सेम कंप्रेशन किया गया है, तो याद रखिए वर्क डन वो ज्यादा करेगी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम को यहां करने का तरीका बच्चों ये कि सिंपल मैं आपको फिगर बना के समझाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेके उठें। पहली स्प्रिंग है स्प्रिंग 1, है ना, इसको 1 मान लेते हैं, ये 2 है, ओके। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। गिवन क्या है, K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। तो हम वैल्यू मान लेते हैं, सपोज कीजिए ये 100 न्यूटन पर मीटर है और इसकी वैल्यू जो है 50 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। क्योंकि K1, बच्चों एक मिनट खामोश हो, K1 जो है क्योंकि ज्यादा है तो हमने क्या कहा कि इसका 100 मान लिया, इसका आप 50 मान लीजिए, है ना। नॉर्मल सी वैल्यूज ली जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, 100 न्यूटन पर मीटर, यानी कि अगर 100 न्यूटन फोर्स में इसको दूंगा तो ये बेसिकली 1 मीटर स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच करने के लिए दूंगा तो ये बेसिकली 1 मीटर ज्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर इसको मैं 50 न्यूटन से खींचूंगा तो ये 1 मीटर की लंबाई मुझे देगी। बात समझ में आ रही? तो हम क्या करते हैं, एक सेम फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स जो जिस फोर्स से हमने दोनों के ऊपर ही अप्लाई किया है जो फोर्स, वो हम मान लेते हैं 100 न्यूटन। क्या बात समझ में आती है? तो पहली स्प्रिंग जो है वो कितना एक्सपेंशन देगी हमें, वो देगी 1 मीटर का। बात समझ में आई? दूसरी स्प्रिंग कितना एक्सपेंशन देगी, क्योंकि यहाँ 50 न्यूटन पर ये 1 मीटर दे रही है तो ये जाहिर सी बात है 2 मीटर दे देगी 100 न्यूटन पर। तो ये कितनी स्ट्रेच हो गई, 2 मीटर स्ट्रेच हो गई, ओके। नाउ यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके आप निकाल सकते हो या हाफ kx करके निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? ओके, कैसे निकालेंगे वर्क डन? ओके, वर्क डन बाय द फर्स्ट स्प्रिंग क्या होगा, हाफ k x1, हाफ k x1 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आती है? ओके, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होगी। हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। हाफ इंटू k किसके बराबर है, 100 के बराबर है, और x1 यहां पर क्या निकाला है, 1 निकाला है, तो 1 का स्क्वायर। ओके, कितना आया, 50 जूल आ गया। क्या बात समझ में आती है? वर्क डन बाय द सेकेंड स्प्रिंग कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू यहां पर K1 था बच्चों, यहां पर क्या होगा K2 इंटू x2 का स्क्वायर, ठीक है। हाफ तो यहां पर रहेगा, K2 कितना था बच्चों, 50। अब देखिए यहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट तो कम है, लेकिन इसका बेसिकली एलोंगेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है। ये बेसिकली दुगना है और दोगुने का स्क्वायर तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, 100 जूल। तो डेफिनेटली वर्क डन बाय द सेकंड स्प्रिंग ज्यादा है, तो ये जो सेकंड स्प्रिंग है ये ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर सी होगा। लिखा हुआ है मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग। तो सेकंड स्प्रिंग हमारी यही है, तो यही वर्क डन ज्यादा करेगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू वेरी मच।